हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उनके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इसके अलावा देश का पहला सोलर विलेज घोषित कर दिया गया है, वो कौन है उसकी इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन एयरफोर्स में नई ब्रांच स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, क्या काम करेगा वो ब्रांच, इंपॉर्टेंट बात है। आरबीआई ने ई रुपये का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना ली है और कहा कि हम जल्द ही लॉन्च करेंगे। तो ई रुपये क्या है, वो क्रिप्टो करेंसी से कनेक्टेड है, तो कैसे काम करेगा, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके लिए केंद्र सरकार ने युवा लेखकों के लिए योजना को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में रत्न अवार्ड दिए गए हैं और भी कई टॉपिक हैं, उन सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया 10 अक्टूबर 2022 को, तो वे कितनी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? इसका आंसर है 3 बार। उनका निधन हुआ 10 अक्टूबर को गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 82 ईयर के थे और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थे। अंतिम बार मुलायम सिंह यादव, अगर हम बात करेंगे कहाँ से लोकसभा सांसद थे, तो 2019 में लोकसभा सांसद बने थे मैनपुरी सीट से। ठीक है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में। ग्रामीण परिवार था उनका। उनके परिवार में 2 बेटे हैं, अखिलेश यादव जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और प्रतीक यादव हैं, और भाई वगैरह तो कई सारे हैं और वो सब मंत्री और सांसद वो सब रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर की बात करें, राजनीतिक सफ़र की बात करें मुलायम सिंह की, तो 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे वो पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया था, विधायक बने थे। 1968 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए और इस पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में बाद में विलय हो गया और भारतीय लोकदल का गठन हुआ था। कुछ समय बाद भारतीय लोकदल का विलय हो गया जनता दल में। जनता दल काफ़ी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी। फिर 1977 में मुलायम सिंह ने पहली बार जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में वो मंत्री बनने का काम किया, उन्होंने मंत्री बने। और फिर अलग अलग समय में जैसे केंद्र सरकार में 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा की संयुक्त गठबंधन वाली जो सरकार थी, उसमें डिफेंस मिनिस्टर है। 8 बार विधायक रहे, 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए और उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ओके, और कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे? 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है 1989 से 91 के बीच में, दूसरी बार 1993 से 95 के बीच में और तीसरी बार 2003 से लेकर 2007 के बीच में ये चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के। तो एक लंबा इनका करियर रहा, राजनीतिक योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, एक बड़े राजनेता का निधन हुआ है, तो कुछ उनसे रिलेटेड तथ्य आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सब ने मैसेज किया है कि बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो हमने जो बताए थे उन सब से टकराए हैं, आए हैं, तो खुशी की बात है। बीपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और अब दिल्ली पुलिस में भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? कौन सा गांव है ये? आंसर होगा मोढेरा, ये गुजरात में है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर को ये इस गांव को घोषित किया। और ये देख रहे हैं, ये हर घर पे वहाँ पर छतों पे सोलर प्लांट लगे हुए हैं और बहुत बड़े इलाके में भी सोलर प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 24/7 यानी 2400 घंटे रात दिन ये सोलर ऊर्जा से ही इस गांव में बिजली होती है, कभी बिजली नहीं जाती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रही कि पहला सोलर विलेज घोषित किया गया है। कौन सा ये गांव है? मोढेरा। ठीक है, और किस ज़िले में स्थित है? गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। महत्वपूर्ण बात ये भी रही। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इसी गांव में, मोढेरा गांव में एक सूर्य मंदिर है
तो वहाँ पर हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये मंदिर जो है सूर्य मंदिर, वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्थल बन गया है, या कहें मंदिर बन गया है। माना जाता है कि सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से लेकर 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये जो देख रहे हैं आप। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको बताऊँ कि मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सुजानपुर एक जगह है, वहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया गया है और गांव को कनेक्ट किया गया। मतलब कि दिन में सोलर से तो बिजली मिलती है, साथ में बैटरी चार्ज भी होता है एक बहुत बड़े इलाके में, ठीक है। और वहाँ से फिर रात को बिजली ट्रांसफ़र होती है गांव में और मंदिर में। ऐसे में इसे कहीं बाहर से बिजली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना ही उत्पादन किया हुआ, यानी सोलर प्लांट से ली हुई बिजली, और वो मतलब खुद ही यूज़ करता है ये गांव। तो ये गांव है, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी है गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के किस नए ब्रांच की स्थापना की मंजूरी दी है? आंसर होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। ये नई ब्रांच है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स डे है उसी दिन इसे स्थापना को लेकर उसे मंजूरी मिली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये मंजूरी मिली है। और ये इस बात की जानकारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने 8 अक्टूबर को दी है। 8 अक्टूबर यानी इंडियन एयरफोर्स डे, उसी दिन 19th यानी 90वीं वर्षगांठ एयरफोर्स की मनाई गई 8 अक्टूबर को। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से वायुसेना में पहली बार एक ऑपरेशनल वेपन सिस्टम ब्रांच बनाई जा रही है। वेपन सिस्टम ब्रांच में क्या होगा, तो एक वीडियो क्लिप भी दिखा दे रहा हूँ आपको और बता भी रहा हूँ। इस ब्रांच में इंडियन एयरफोर्स के सभी तरह के जो वेपन सिस्टम है उसके ऑपरेशन को संचालित किया जाएगा। इसमें मिसाइल, एयरक्राफ्ट यानी जो लड़ाकू विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो स्पेशल हथियार है, इन सब को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। उसको टारगेटेड वर्क होगा कि इन सब का ही मेंटेनेंस और इसका रख रखाव बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है, लेटेस्ट जो भी हथियार आ रहे हैं उन सब के लिए एक स्पेशल कैडर ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा इसके लिए। इस ब्रांच में ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, इन सबको मुख्य तौर पे हैंडल किया जाएगा। तो एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी, उनके अनुसार इस ब्रांच की स्थापना से करीब 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी, ऐसा इंडियन एयरफोर्स के चीफ का कहना है। और ये बचत कैसे होगी, तो चूँकि होता ये है कि अलग अलग यूनिट में अलग अलग एक ब्रांच बनी हुई है छोटे छोटे, जो कि इन सब का रख रखाव तमाम चीज़ें करती हैं और उसको मेंटेन करने का काम करती है, सब कुछ लॉन्चिंग व्यवस्था, तो उसमें अलग अलग खर्च होता है। अब एकीकृत हो जाएगा, यानी एक ही पूरा सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो ब्रांच है वो काम करेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी ज़रूरत भी क्यों पड़ी, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि भारत की ओर से एक लॉन्च होगी मिसाइल, माना जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल है, वो पाकिस्तान चले गए थे। उसकी वजह से ये देखने को मिला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को लेकर एक सवाल उठे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स बहुत मजबूत है और जिन लोगों की कमी की वजह से ये सब घटना हुई थी, लॉन्च हुआ था, एक्सीडेंटल लॉन्च हुआ था, उन जो जिम्मेदार थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको सज़ा वगैरह भी हो रही है। तो ऐसे में ये जो स्पेशल ब्रांच है वो वेपन सिस्टम ब्रांच, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो दिशा बाई एयरफोर्स है यही वेपन सिस्टम ब्रांच का नाम है, तो ऐसा नहीं है। दिशा जो है वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से मैसेज देने के लिए लोगों को कि इंडियन एयरफोर्स की क्या क्या काम है, तो वो एक इनिशिएटिव है दिशा बाई इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और वेपन सिस्टम ब्रांच वो एक अलग चीज़ है। तो इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए
वेपन सिस्टम ब्रांच के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब जो अगला क्वेश्चन है ई रूपी को लेकर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, और वो मिलेगा आपको 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का ये मेंबरशिप है और मात्र 150 रुपये में अवेलेबल है। इसके थ्रू आपको मिलता है पूरे 1 साल तक, अभी से अगले साल तक 365 दिनों तक पीडीएफ के जो भी अपडेट होते हैं वो सब। कई तरह के पीडीएफ होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो भी कई तरह के, जैसे 1 लाइनर, एमसीक्यू और एमसीक्यू विद डिटेल, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है और मॉक टेस्ट है हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए, ज़्यादातर तरह के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके बहुत काम आएगा, तैयारी बहुत बेहतरीन हो पाएगी। मात्र 150 रुपये में अवेलेबल है, छूट चल रही है 50% की दीपावली तक। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना इसके बारे में। और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी का पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किस तरह की करेंसी है? आंसर होगा ये, इसको कहेंगे CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, ये एक डिजिटल करेंसी होगी और जो कि कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी के जो तरीका है उसी पर आधारित होगा, लेकिन इसको हम मूल रूप से कहेंगे CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जो उसके जो सेंट्रल बैंक हैं वो इसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ ने लॉन्च भी कर दिया है। तो अब भारत भी इसमें आगे है। तो आरबीआई ने कहा है कि जल्दी हम ई रूपी का टेस्ट स्टेज शुरू करेंगे, लॉन्च करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है, एक कंसेप्ट नोटिस जारी करके आरबीआई ने बताया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो देश के 4 सरकारी बैंक, कौन कौन? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको इसमें शामिल किया गया। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जारी होगा। ई रूपी जो है वो सेवरन जो पेपर करेंसी है, जो कॉइन और नोट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी के समान होगा, लेकिन ये डिजिटल होगा। ओके, और इसकी वैल्यू जो मौजूदा करेंसी है उसके बराबर ही होगी, फिजिकल करेंसी के बराबर ही माना जाएगा, लेकिन इसका वर्क जो है वो लगभग क्रिप्टो करेंसी के आधार पर होगा। ई रूपी को आप नकदी तौर पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी जेब में, ये मोबाइल के वॉलेट की तरह ही काम करेगा, लेकिन सारा कंट्रोल आरबीआई के पास में रहेगा। बैंक की भूमिका वो केवल बेचने तक होगी, यानी आप बस उस बैंक के थ्रू आप ले लें। ठीक है, तमाम जो मैंने कुछ बैंकों के नाम बताए हैं, कौन कौन से बैंक हैं, तो वो सारे बैंक हैं, SBI है, PNB है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सब केवल और केवल ट्रांजैक्शन का काम करेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन सारा कंट्रोल जो है ना वो आरबीआई के पास में होगा। बीच में बैंकों का काम एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कौन जारी करेगा इस डिजिटल करेंसी को, ई रूपी को? तो वो जारी करेंगे आरबीआई जारी करेगा और कमर्शियल बैंक जो इसे केवल वितरित करेंगे। ठीक है, क्या अंतर है रुपया और ई रुपया में? जो डिजिटल करेंसी होगी, CBDC होगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भारतीय रुपये का केवल डिजिटल ये संस्करण है। अगर बात होगी कि ये CBDC यानी ई रूपी ये क्या है, तो इसका जवाब ये होगा कि कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है ये। ठीक है, जैसे आप कैश का क्या लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी के भी लेन देन कर सकेंगे। कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, ईथर, ये सब जो पॉपुलर हैं क्रिप्टो करेंसी, उसी के तरह काम करती है। इससे बिना ट्रांजैक्शन या मध्यस्थ बैंक के ही काम हो जाता है। ठीक है, कि किसी भी मध्यस्थ बैंक की भूमिका इसमें नहीं होती है और सीधा कंट्रोल इसमें आरबीआई का होगा। इसके अलावा ये रिज़र्व बैंक से ये डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफ़र करेंगे सीधे उसके पास पहुंच जाएगा। मतलब ये होगा कि ये न तो वॉलेट में जाएगा किसी, जैसे आपके पास जो पेटीएम है और फ़ोनपे है तो उसको वॉलेट है, तो वॉलेट में नहीं जाएगा। तो इसमें होगा ये कि बिल्कुल कैश की तरह ही काम करेंगे, लेकिन ये खर्चीला नहीं होगा। जो
आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में, कहीं ना कहीं उसमें उसका चार्ज लगता है जो आपको पता नहीं चलता है। हालांकि अभी यूपीआई जो है वो फ्री है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन आप फ्री में कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरा करते हैं, जैसे आप चेक से भी पेमेंट करते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतने रुपए से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो इतना चार्ज लगेगा, ठीक है। तो और लेकिन इसमें ये होगा, ये ई रूपी में, कि आपके ट्रांजैक्शन के चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि ई रूपी जो है वो कितने तरह का होगा। दो तरीके का होगा सीबीडीसी, एक रिटेल सीबीडीसी होगा और एक होलसेल सीबीडीसी होगा। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि ई रूपी होगा, ठीक है। और रिटेल जो सीबीडीसी होगा वो संभावित रूप से ये है कि निजी क्षेत्र के जो फाइनेंशियल उपभोक्ता हैं और व्यवसाय के उपयोग के लिए होगा। और होलसेल सीबीडीसी होगा जो कि ऐसे संस्थान के लिए किया जाएगा जो इंटर बैंक भुगतान वगैरह, जो बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटीज सेटलमेंट वगैरह ये सब जो होता है उसके लिए होगा, ठीक है। और ये कई तरीके से चलेगा, टोकन बेस्ड होगा, अकाउंट बेस्ड होगा, तो ये सब होगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ई रूपी जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो दूसरे हैं उनसे अलग कैसे होगा, क्या फ़र्क है बिटकॉइन और इसमें ई रूपी में। तो देखिए, ई रूपी की अगर बात करें तो दुनिया भर में के जो केंद्रीय बैंक हैं, यानी भारत में जैसे आरबीआई, तो वो लॉन्च कर रहा है। और ई रूपी में ख़ास चीज़ है कि मॉनिटर करने की व्यवस्था हो गई है कि किसके पास कितने ई रूपी हैं, ठीक है। जैसे कि रुपया आपके पास है तो बैंक को पता है, सरकार को पता है कि कितने रुपए आपके पास हैं अकाउंट में। जबकि बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है, ईथर है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ओके। मतलब उसमें किसी सरकारों को पता ही नहीं है कि किसके पास कितना है। और हाल के कुछ वर्षों में जो ये एक एसेट क्लास के रूप में विकसित हुई है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके कीमत जो है घटती और बढ़ती रहती है, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हाँ, जो बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, गुमनाम रहकर लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आतंकी घटनाएं और गैरकानूनी जो गतिविधि है उसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसे चीज़ों में हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उससे सरकार पर, देश पर खतरा महसूस होता है, ओके। तो अब सरकार ने कहा कि इसके विकल्प के रूप में हम इसको धीरे धीरे हतोत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन विकल्प के रूप में अपनी तरफ से एक क्रिप्टो करेंसी जैसा ही एक करेंसी ले आए जो ई रूपी होगा। अब सवाल है क्यों लाया जा रहा है। देखिए, दिन रात हर दिन क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इससे, जैसे मैंने बताया कि भारत की आर्थिक और वित्तीय जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा है। प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जैसे, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुद्दे पर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है सरकार को और देश की अर्थव्यवस्था को। और आरबीआई के जो कंट्रोल है मॉनेटरी पे देश की अर्थव्यवस्था पर, यानी रुपए को लेकर, उसके दक्षता पर को उसको कमज़ोर कर रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से निपटने, मतलब अनस्टेबिलिटी जो खतरा है उससे निपटने के लिए ई रूपी जो है वो डिजिटल करेंसी वो लॉन्च करने जा रहा है आरबीआई, ठीक है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे बढ़ावा मिलेगा, भारत की इकॉनमी को, पेमेंट सिस्टम मजबूत होगा, वर्चुअल करेंसी जो है उसके जोखिम को भी कम करेगा। फ़ायदे क्या हैं ई रूपी से? ई रूपी से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सरकार का ये कहना है या आरबीआई का ये कहना है कि इससे बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो गई, यानी बीच में जो बैंक बिचौलिए हैं, रुपया जो ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि लागत कम हो जाएगी ट्रांजैक्शन की। कई देशों में डिजिटल करेंसी का उपयोग है और अगर भारत भी ऐसा हो जाता है तो आसानी से भारत जो है ना वो ट्रांजैक्शन कर सकेगा तमाम दूसरे देशों में। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अभी क्या है, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट होता है उसमें काफ़ी कुछ चार्जेस लग जाते हैं, तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। और ख़ास बात है कि इसको कैश में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। अब सवाल ये है कि आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है, बिटकॉइन
कि माइनिंग की कि फलाना देश जो है वो माइनिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की, या चीन में कुछ जो समूह है जो माइनिंग का काम करता है। क्या माइनिंग यानी उत्पादन, क्या बिटकॉइन की तरह ई रुपये की भी माइनिंग की जा सकती है? तो नहीं, इसकी माइनिंग नहीं की जा सकती है। माइनिंग एक तकनीकी शब्द है। माइनिंग का यहाँ पर मतलब हुआ उत्पादन। ठीक है, आप बहुत सारे कंप्यूटर लगाकर आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन का उत्पादन कर सकते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ ये टोटल कंट्रोल आरबीआई के कंट्रोल में ही रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। आमतौर पर आप जो बैंक में रुपया डालते हैं, रखते हैं, सेविंग अकाउंट भी है तो कम से कम 3-3.5% का ब्याज तो मिल ही जाता है सेविंग अकाउंट में भी, और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा मिलता है, डबल के आसपास मिल जाता है। तो इसमें आपको ई रुपये में कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा खतरा है। आरबीआई का ये कहना है कि बैंक जो है मतलब आम लोग जो हैं, सॉरी बैंक नहीं, आम लोग अपना बैंक से पैसा निकाल कर और डिजिटल रुपए में बदल सकते हैं, जिससे बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी, उस पर भी खतरा हो जाएगा। तो ये जो है ना CBDC इसकी लॉन्चिंग की गई है। महत्वपूर्ण बात है, जो भी मैंने बताया वो सब PDF में मैंने दे दिया है। बहुत आसान भाषा शब्दों में हम लोग ये बताते हैं कंटेंट को, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आरबीआई की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए कौन सी योजना शुरू की? आंसर होगा युवा 2.0। ठीक है, युवा लॉन्च हुई थी पहले, अब युवा 2.0 ये 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, हम लोग की ये कोशिश होती है कि जो ऑथेंटिक जो न्यूज़ सोर्स है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उन सबसे हम लोग कंटेंट निकाल के आपको दें। तो क्योंकि इसमें यहाँ जितना बढ़िया से बताया जाता है उतना बढ़िया से कम ही होता है दूसरे अखबारों में। ठीक है, तो युवा 2.0 इसकी बात कर लें। ये योजना देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखकों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ये होगा कि जो यूथ हैं और जो नए लेखक हैं, 30 साल से कम उम्र के जो हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कितना बढ़िया लिख सकते हैं। युवा 2.0 युवा और उभरते हुए बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखकों को के लिए है ये, और भारत के लोकतंत्र को समझने, उसकी सराहना करने, इन सब के लिए ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अच्छा, युवा 2.0 की थीम क्या होगी? तो लोकतंत्र थीम है, जिसमें संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब थीम है। थीम यानी डेमोक्रेसी। ओके, फ़ायदा क्या होगा? इससे यही होगा कि एक युवा लेखकों में को एक मदद मिल सकेगी, उसका प्रोत्साहन हो सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL ने सितंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया है? आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में स्थापित किया गया। ये प्लांट 29 सितंबर को ही स्थापित कर दिया गया था, ऐलान हुआ, और ये दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है। ओके, अगर हम बात करेंगे विंड, दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट ये नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये नहीं है। लेकिन अगर बात होगी हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि विंड और सोलर यानी किसी भी दो तकनीक को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, तो ये विंड और सोलर दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिड पावर प्लांट कहेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सोलर विंड पावर प्लांट यानी सोलर पैनल्स लगे हैं बहुत बड़े इलाके में, और वहीं पर ये जो आप देख रहे हैं विंड एनर्जी के लिए ये पूरा सिस्टम भी लगा हुआ है, पंखे भी लगे हैं। ठीक है, और ये प्लांट जो है वो 25 साल के बिजली खरीद समझौते के तहत ये किया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट किया गया है उसके थ्रू।
ओके, महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में सूरज से भी बिजली मिलेगी, हवा से भी मिलेगी और रात को हवा से भी मिलेगी। यानी यहाँ पर सूरज के अस्त होने पर ऐसा नहीं होगा कि बिजली का उत्पादन बंद हो गया हो, बिजली का उत्पादन लगातार जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मई 2022 में जैसलमेर में ऐसा ही हाइब्रिड पावर प्लांट का परिचालन शुरू हुआ था, एक्टिव हुआ था। वो 390 मेगावाट का था और ये जो प्लांट स्थापित हुआ है, कहाँ पर हुआ है स्थापित? जैसलमेर में, राजस्थान के। तो वो 600 मेगावाट क्षमता का है और काफ़ी बड़ा है। ओके, और ये चालू हो जाएगा और धीरे धीरे इसके प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, यानी AGEL अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, उसके टोटल जो कैपेसिटी है इस कंपनी की एनर्जी पैदा करने में, वो अभी तक जो अक्टूबर तक के डेटा अगर बात करें तो 6700 मेगावाट तक पहुंच गई है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? गौतम अडानी। ठीक है। और AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। संस्थापक गौतम अडानी है। CEO और MD कौन है? विनीत जैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और डेली का जो PDF होता है फ्री होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन होगा अगला, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए? आंसर होगा 6 पर्सन। टोटल 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में एक आयोजन हुआ है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022, उसी के दौरान ये पुरस्कार दिया गया है कला, संगीत, साहित्य आदि के क्षेत्रों में। और किन किन को दिए गए हैं? तो तमाम फोटोग्राफ ये रहे। कौन कौन है? जस्टिस दलबीर भंडारी, ये कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं। महत्वपूर्ण बात ये। दूसरे व्यक्ति कौन है? RM लोढ़ा, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तीसरे व्यक्ति कौन है? KC मालू। ठीक है, ये कौन है? तो वोना मोइयो कंपनी के चेयरमैन है। अगले व्यक्ति हैं उद्योगपति LN मित्तल, यानी आर्सेलर मित्तल जो समूह है उसके चेयरपर्सन हैं। अगले व्यक्ति हैं शीन काफ निज़ाम, ये उर्दू कवि हैं और साहित्यकार हैं। और छठे व्यक्ति हैं अनिल अग्रवाल, ये हैं चेयरमैन वेदांता समूह के। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है। इसमें इस अवार्ड के दौरान 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी और राजस्थान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राजस्थान राज्य का। चलिए राजस्थान की बात कर लें। ये राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रदेश में अक्टूबर 2022 में राज्य ओलंपिक की शुरुआत हुई है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। और इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। कब से कब तक ये चल रहा है या चलेगा? तो 10 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, और 6 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, और पूरे राज्य में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। 14 तरह के गेम्स हैं, दलीय और एकल, कई तरह के हैं। गुल्ली डंडा, जो ग्रामीण खेल है जो उस राज्य में खेले जाते हैं खेल, वो सब है। पिट्ठू, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, इस तरह के कई सारे गेम्स होंगे। और ये देख रहे हैं कबड्डी, महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं साड़ी पहनकर और ये कबड्डी खेल रही हैं। तो इस तरह का आयोजन गांव-गांव में किया जा रहा है, शहर में किया जा रहा है और राज्य स्तर पर भी किया जा रहा है। तो कई तरीके के ये हैं। पहला गांव स्तर है, दूसरा जोनल स्तर है, तीसरा ब्लॉक स्तर है, चौथा जिला स्तर है, पांचवा है डिवीजन स्तर पर, अगला है छठा ये राज्य स्तर पर। तो इस तरह के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 3 वर्गों में इसे बांटा गया है। पहला 18 साल तक, दूसरा 18 से 40 साल और तीसरा है 40 साल से अधिक के जो लोग हैं वो सब। क्यों शुरू किया गया? तो ये पारंपरिक खेलों को विशेष महत्व देने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। इससे पहले राजस्थान ने भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम आयोजित किया था। ठीक है, पारंपरिक खेल और जो मनोरंजन के साधन हैं उनको और स्वास्थ्य के प्रति जो लाभदायक है वो गेम्स, उसके लिए किया गया है। छत्तीसगढ़, उसकी बात कर लें, राजधानी क्या है? रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। ओके, बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा
9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये डाक की उपयोगिता को बताने के लिए ये आयोजित किया जाता है। थीम क्या है इस बार की? पोस्ट फॉर प्लैनेट। ठीक है, पोस्ट फॉर प्लैनेट, ग्रह के लिए डाक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस की बात हो रही है, आंसर होगा 10 अक्टूबर। हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को होता है, उसी के अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और आपको बताऊं कि 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक? तो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। भारत में करीब 150 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया डाक विभाग जो है वो देश के रीढ़ बन के काम कर रहा है। डाक विभाग तो है लेकिन रूप अब बहुत सारे बदल गए हैं इसके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जापानी ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 रेस जो है कारों की, तो किसने जीत ली है 2022 की? आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपन। ओके, मैक्स वेरस्टेपन। तो न्यूज़ भी ये रहा और जीतने के बाद उन्होंने फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैम्पियन घोषित कर दिया गया, वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। और 2 बार वो, यानी इससे पहले भी एक बार 2021 में ही जीत चुके हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुनो नेशनल पार्क, उसमें चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? इसका आंसर होगा 9। टोटल 9th ये देख रहे हैं। प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश के 1, इसके अलावा पर्यटन के प्रमुख सचिव और कई सारे लोग हैं, तमाम कुछ वैज्ञानिक भी हैं, जैसे देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की वैज्ञानिक वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लिस्ट देख रहे हैं आप। तो चीते वो नामीबिया से लाए गए हैं और अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर इन चीतों को पार्क में रिलीज किया था, छोड़ा था। ठीक है, टास्क फोर्स का क्या काम होगा, क्यों बनाया गया है? तो चीते यहाँ के एनवायरनमेंट में, इंडिया के एनवायरनमेंट में जी सकें उसके लिए, क्योंकि एक कुछ साल पहले या एक दशक पहले गुजरात में भी कोशिश हुई थी, जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त भी चीते लाए गए थे, लेकिन वो सब उसकी डेथ हो गई थी। तो अब ये कोशिश है कि जो अभी चीते लाए गए हैं वो जीवित रहें, तो उसके लिए क्या अनुकूल उसके स्वास्थ्य की निगरानी हो सकती है, बुनियादी जो उसकी ज़रूरतें हैं वो सब पूरे हो सकते हैं। ओके, तो ये सब के लिए किया गया है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट भी आपके सामने ही रही है, ये सब लोग हैं। ओके, महत्वपूर्ण बात, चीता सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटे की हो सकती है, मतलब 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्हीं की निगरानी में ये कमेटी का गठन हुआ है। उन्होंने आदेश जारी किया, उसके बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है। और मध्य प्रदेश में ये कुनो नेशनल पार्क है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर इस वक्त कौन है? मंगू भाई पटेल। और राजधानी क्या है? भोपाल। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और भी कई क्वेश्चन हैं, उन सबको अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को अगर पसंद आया तो। मेंबरशिप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट्स को बहुत काम आ रहा है। अब मिलते हैं कल।